Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1 question number 2. If x equal to a b c d e, y equal to a c e, z equal to g h I j, then find the following using diagrams. तो बच्चों ये तीन सेट दिए हुए हैं एक्स वाई जी और ये रिलेशन हमने फाइंड करने हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले आपको तीन तरह के सेट्स जानना ज़रूरी है। पहले डिसजॉइंट सेट, दूसरा ओवरलैपिंग सेट्स, तीसरा सबसेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट। तो बच्चों दो सेट में लिख रहा हूँ, a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 5 6 7 8। अब बच्चों देखो इन दोनों सेट्स में इसमें 1 2 3 4 हैं इसके मेंबर और इसके मेंबर्स 5 6 7 8 हैं। इन दोनों सेट्स में कोई नंबर कॉमन नहीं है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी उसका एलिमेंट या मेंबर कॉमन ना हो उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो बच्चों इसकी वेन डायग्राम इस तरह बनती है। दो राउंड सर्कल होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, आपस में वो जुड़े नहीं होते। तो ये डिसजॉइंट सेट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं ओवरलैपिंग सेट। नंबर 2 है ओवरलैपिंग सेट्स। बच्चों ये देखो सेट ए 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6। अब बच्चों इन दो सेट्स में आप ज़रा गौर से देखें कि कोई नंबर या कोई मेंबर या कोई एलिमेंट, सेट्स के जो अंदर नंबर लिखे होते हैं, जो भी उसके अंदर लिखा होता है उसको उसके मेंबर कहा जाता है। मेंबर भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इनमें देखें सेट ए और सेट बी में से कोई मेंबर कॉमन है तो दोनों सेट्स में दो मेंबर उसके कॉमन है। 3 4 सेट ए में भी है, 3 4 सेट बी में भी है। तो ऐसे सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाता है। इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी। लेट्स सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो बच्चों ये एक दूसरे के ऊपर हैं, थोड़ा सा एक का हिस्सा दूसरे के ऊपर है। तो ये ऐसे सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाता है। अब बच्चों इसके अंदर मेंबर कैसे लिखे जाएंगे? 1 2 यहाँ ए का होगा और ए का 3 4 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब ए का 3 4 और बी का 3 4 कॉमन है। तो ये बी का पोर्शन भी ए में है, तो हम इसलिए 3 4 यहाँ लिखेंगे। अब बी के जो बाकी बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे 4 5 एंड 6, 5 और 6। तो ऐसे सेट जिसमें एटलीस्ट 1 और मोर कॉमन हो तो उन्हें ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाता है। थर्ड है बच्चों सबसेट। सबसेट कहते हैं कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो पहले सेट को उसका सबसेट कहते हैं। अब यहाँ ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसके मेंबर 1 2 3 और इसका 1 2 3 4 5। यहाँ सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। तो इसको बच्चों वेन डायग्राम में हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट बी होगा, जो बड़ा सर्कल है ये सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा और इसी के अंदर छोटा सर्कल ड्रा करेंगे, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो सेट ए का सर्कल सेट बी के अंदर होगा, इसको सबसेट कहा जाता है। तो बच्चों ये आप अगर समझ लें तो आपको वेन डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं होगा। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। तो पहला पार्ट है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y के गिर्द ब्रैकेट। अब बच्चों इन सेट्स को आप देखें
कि इसकी पहले हमने वेन डायग्राम बनानी है, उसके बाद हमने इस रिलेशन को उस पर रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम किस तरह बनेगी, डिसजॉइंट बनेगी, ओवरलैपिंग बनेगी या फिर सबसेट की फॉर्म में बनेगी। तो इसको देखने के लिए पहले आपको सेट्स को देखना पड़ेगा। अब सेट एक्स को देखें ए बी सी डी ई, वाई को देखें ए सी ई। अब वाई के मेंबर ए सी ई हैं, वो तमाम एक्स में मौजूद हैं, ए सी ई, यानी कि वाई के तमाम मेंबर सेट एक्स में मौजूद हैं। तो वाई सबसेट है एक्स का। अब एक्स के अंदर वाई का सर्कल आएगा। अब जेड को देखते हैं, जी एच आई जे। तो बच्चों इस जेड के जो मेंबर हैं वो ना सेट एक्स के मेंबर हैं ना सेट वाई के हैं, इसलिए जेड की जो डायग्राम बनेगी, उसका सर्कल बनेगा, इन दोनों से सेपरेट होगा। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लेना है, इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। अब हम सेट एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे बड़ा सर्कल लगा के, और सेट वाई जिसके अंदर ए सी ई है और वो सब सेट है एक्स का, तो हम इसके अंदर एक छोटा सर्कल लगा के वो सेट वाई को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बच्चों जी एच आई जे इनसे अलग मेंबर रखता है, तो अलग उसका सर्कल बनेगा। आपस में ये जुड़े हुए नहीं होंगे, डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ये बच्चों वेन डायग्राम बन गई। अब हमने इस रिलेशन को सॉल्व करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो बच्चों सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, एक्स यूनियन वाई। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखना है, जोड़कर लिखना है। तो बच्चों एक्स और वाई ये हैं, इसको हम इस तरह स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक्स यूनियन वाई का आंसर है, सिंगल बॉक्स में हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब बच्चों देखो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यानी कि ब्रैकेट का जो रिजल्ट था इसको मिलाकर लिखना है जेड के साथ, क्योंकि यूनियन का साइन है। तो बच्चों पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको इसको डिफरेंट पैटर्न पे इसको शेड करेंगे। तो इसको मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ ऊपर से नीचे, और इसके बाद इसको भी। तो बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट होगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल टू, दो बॉक्स बनेंगे। एक बॉक्स में इस पैटर्न पे लाइंस ड्रा होंगी, एक पे इस पे होंगी। तो इस पे स्ट्रेट और फिर इस पे हमने इस तरह की लाइंस ड्रा की थी, और इस पे हैं इस तरह। तो ये बच्चों इस तरह एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड को हमने सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्स यूनियन वाई को जब हमने इस तरह शेड कर दिया, तो फाइनल जब हम एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड करने लगे तो इसके ऊपर दोबारा हमने लाइंस ड्रा क्यों की। अब दोबारा लाइन ड्रा करने का मतलब है कि हमने इसको दोबारा लिखा। इसको बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि ये तीन सेट हैं, एक्स में 1 2 3, वाई में होगा जी 2 3, और जेड में हम समझ लें कि ये 4 5 6 हो। तो पहले एक्स यूनियन वाई लेंगे, तो क्या आएगा 1 2 3 यूनियन 2 3। तो हम इसको सिर्फ एक्स वाई के पोर्शन को यूनियन करना है, तो 1 2 3 दोनों को मिला के लिखा, तो ये हमारे पास आया एक्स यूनियन वाई। लेकिन अब अगर एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, यानी कि इसके रिजल्ट को यूनियन करना है जेड के साथ, तो पहले एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 यूनियन जेड के एलिमेंट से 4 5 6। तो बच्चों देखो फाइनल रिजल्ट में हमने एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स भी पहले लिखेंगे। देखो बच्चों 1 2 3, अब ये भी साथ लिखेंगे 4 5 6। तो बच्चों जब ये हमने फाइनल रिजल्ट में पहले इसके लिखे हैं, तो यहाँ जब दोबारा हम एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड करने लगेंगे तो दोबारा हम इस पैटर्न पे डिफरेंट तरह की लाइंस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे कि ये फाइनल रिजल्ट में ये काउंट हो रहा है। तो इस तरह हमने इसको दोबारा शेड किया है।
तो बच्चों ये इस तरह, उम्मीद है आपको अब समझ आ गई होगी। पार्ट 2, x यूनियन y यूनियन z। तो पहले बच्चों y यूनियन z को सॉल्व करना है। तो y हमारे पास यहाँ और z इधर, तो हम y यूनियन z को इकट्ठा कर देते हैं एक ही तरह के पैटर्न पर लाइन ड्रॉ करके। तो बच्चों अब हम लिखेंगे यहाँ y यूनियन z। तो बच्चों इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब बच्चों y यूनियन z को हमने मिलाना है x के साथ यूनियन के साइन के थ्रू, यानी कि इसका जो रिजल्ट था हमने इसका यूनियन लेना है इसके साथ, x के साथ। तो बच्चों पहला रिजल्ट ये था y यूनियन z का, और इसका यूनियन लेना है x के साथ। तो पहले जो रिजल्ट था उसको हम पहले लिखेंगे, तो उसको दोबारा हम इस तरह लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करेंगे। ये बच्चों पिछला रिजल्ट था y यूनियन z का, पहले इसको लिख लिया क्योंकि यूनियन में दोनों को मिलाकर लिखना होता है। तो हमने पहले इसको लिख लिया, अब इसको हमने इसके साथ करना है, तो x के पोर्शन को भी हम इसी तरह की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर से नीचे इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अब हमारे पास दो डिफरेंट पैटर्न्स पे लाइंस आ गई, तो हम लिखेंगे x यूनियन y यूनियन z इक्वल टू, तो दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में बच्चों हम इस तरह नेट बना लेंगे। देखिए यहाँ z में भी नेट बना हुआ है और y में भी, तो ये y और z को रिप्रेजेंट करेगा। और ये x का पोर्शन हमने स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है, तो हम इधर स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये बच्चों हमारा फाइनल सोल्यूशन है। 3, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो बच्चों पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे, x इंटरसेक्शन y। x और y में ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x इंटरसेक्शन y इक्वल टू दिस। अब बच्चों x इंटरसेक्शन y का इंटरसेक्शन लेना है z के साथ, यानी कि इसका जो रिजल्ट आया था इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो बच्चों इसका और इसका आपस में लिंक नहीं बनता क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, तो फाइनल रिजल्ट एम्प्टी सेट होगा। हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू एम्प्टी। अब ये इसके साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ इसका रिजल्ट था। फाइनल रिजल्ट जो कि इसका x इंटरसेक्शन y का और इंटरसेक्शन z का एम्प्टी था, क्योंकि किसी जगह हमने शेड नहीं किया, तो ये फाइनल रिजल्ट काउंट होगा जो कि हमने ब्लैंक बॉक्स बनाया है। पार्ट 4, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो बच्चों देखो इसमें y ये है, z यहाँ है, ये आपस में डिसजॉइंट है, तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। हम लिखेंगे y इंटरसेक्शन z इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे, किसी को हमने शेड ही नहीं किया तो ब्लैंक बॉक्स। अब बच्चों इसका रिजल्ट इसका इंटरसेक्शन लेना है x के साथ। जब ये ऑलरेडी ब्लैंक है तो इसका जब इंटरसेक्शन x के साथ लिया तो रिजल्ट हमारे पास ब्लैंक ही आएगा, कोई चीज़ शेड नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ एम्प्टी सेट हो और दूसरी तरफ ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हों, तो रिजल्ट तो एम्प्टी आएगा क्योंकि कॉमन है ही नहीं दोनों में। तो इस तरह फाइनल रिजल्ट एम्प्टी सेट है। तो हम ये ब्लैंक बॉक्स कह रहे हैं कि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने किसी को शेड नहीं किया, खाली पोर्शन वो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट 5, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अब x यूनियन y हमने लेना है क्योंकि ब्रैकेट इन दोनों के गिर लगी है, तो x यूनियन y को हम इस तरह स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों x यूनियन y इक्वल टू सिंगल बॉक्स में हमने इसी पैटर्न पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब बच्चों इसका जो रिजल्ट था इसका हमने इंटरसेक्शन z के साथ लेना है। तो बच्चों इसमें और इसमें आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स, क्योंकि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ना इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने किसी को सेकंड टाइम शेड नहीं किया, तो फाइनल रिजल्ट में कोई चीज़ नहीं होगी। ब्लैंक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल जो सोल्यूशन है इस रिलेशन का
वो एम्प्टी है, किसी को शेड नहीं किया। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। पार्ट 6, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो x इंटरसेक्शन y हमने पहले फाइंड करना है। x और y में बच्चों ये y वाला पोर्शन कॉमन है, तो हम इसको इस तरह शेड कर देते हैं। अब बच्चों x इंटरसेक्शन y का जो रिजल्ट है इसका हमने यूनियन लेना है z के साथ, यानी कि इसको मिलाकर लिखना है z के साथ। तो हम पहले जो पहला रिजल्ट आया उसको भी इस तरह शेड करेंगे डिफरेंट पैटर्न से, ताकि डिस्टिंक्शन हो जाए, और इसको भी साथ जब जोड़ना है तो इसको भी इस पैटर्न पे हम लाइन ड्रा करते हैं। तो हमारा x इंटरसेक्शन y था, इस तरह हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, तो ये उसका रिजल्ट है। और x इंटरसेक्शन y, सॉरी यहाँ यूनियन है, यूनियन z, इसका रिजल्ट बच्चों दो बॉक्सेस में होगा। एक में इस तरह नेट बनेगा और दूसरे में इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा होंगी। तो बच्चों ये इस रिलेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, इसको हमने वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम यूज करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम है ये बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम है। हमने पहले एक डायग्राम को लेना है, इस पर हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करना है, फिर इसी डायग्राम पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। फिर हमने सेकंड डायग्राम को लेना है, इस पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करना है, फिर इसी डायग्राम पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है। इसी तरह थर्ड डायग्राम और फोर्थ डायग्राम पर भी सेम प्रोसेस होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। दोनों तरफ सेम वैल्यूज हैं, सेम रिलेशन है, लेकिन यहाँ पहले A यूनियन B को सॉल्व करना है और राइट साइड पे पहले B यूनियन C को सॉल्व करना है। तो बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने एक ही डायग्राम को दो बार ड्रा किया, एक पे लेफ्ट हैंड साइड लिखी और एक पे राइट हैंड साइड लिखी। तो बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। A यूनियन B इसमें पहले सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट इसके गिर्द लगी है। तो A यूनियन B का मतलब है A को और B को मिला के लिखना। तो हम A को और B को एक ही तरह की लाइंस ड्रा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये A और B दोनों के पोर्शन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे A यूनियन B इक्वल टू, ये बॉक्स बनाया और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया स्ट्रेट लाइन ड्रा करके। अब बच्चों यहाँ है यूनियन C, यानी कि पहले जो रिजल्ट आया था उसको मिलाकर लिखना है C के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि पहले जो रिजल्ट आया था, पहले जो वैल्यू आई थी वो पहले लिखनी होगी और बाद वाली बाद में, लेकिन इकट्ठे लिखेंगे तो हम अलग पैटर्न पे इसको लिखेंगे, ड्रा करेंगे। तो अब बच्चों पहले A यूनियन B का जो रिजल्ट था वो ये, इसको हम शेड कर लेते हैं। अब इसका यूनियन बच्चों C के साथ लिया तो सेम पैटर्न पे हमने C के पोर्शन पे भी लाइन ड्रा कर लेनी है। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट होगा A यूनियन B यूनियन C का दो बॉक्स बनेंगे। A यूनियन B में हमने इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी और A यूनियन B यूनियन C दूसरे बॉक्स में देखें A यूनियन B को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ जब दोबारा A यूनियन B यूनियन C किया तो A यूनियन B पे इस तरह नेट शेप बन गई थी और C का पोर्शन स्ट्रेट लाइंस में है, तो हमने C को इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ बच्चों पहले B यूनियन C फाइंड करना है। तो B और C के पोर्शन को हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये B का पोर्शन और ये C का कंप्लीट पोर्शन, इसको हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा के रिप्रेजेंट कर दी। B यूनियन C इक्वल टू, इस तरीके से इसको हमने रिप्रेजेंट किया था। अब बच्चों B यूनियन C का यूनियन लेना है A के साथ। तो बच्चों पहले हमने A को
वो लाइंस लगा के रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद जो पहले रिजल्ट आया वो भी तो लिखना होता है। यूनियन का मतलब होता है कि तमाम को मिला कर लिखना। तो बच्चों इसको भी लिखते हैं। अब बच्चों ए यूनियन और सेट, तो पहले बच्चों इसको हम ए यूनियन, ए के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से लाइन ड्रा करके। यूनियन पहले वाला रिजल्ट, तो पहले वाले रिजल्ट को भी इसी पैटर्न पे लाइन ड्रा करेंगे। अब इस पैटर्न पे लाइन ड्रा करने का मकसद है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखना। तो जब दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो एक ही पैटर्न पे होगा। अब जो फाइनल रिजल्ट है वो इस तरह का होगा। पहले हमने सेट ए में जिस तरह लाइंस ड्रा की थी वो लगाएंगे, यहाँ ए में हमने इस तरह ड्रा की है, और बी यूनियन सी में हमने ये नेट शेप बनाई थी, तो यहाँ नेट शेप बन जाएगी। तो बच्चों देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम पैटर्न पे है, तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पहले ए और बी के गिर्द ब्रैकेट है और राइट साइड पे बी और सी के गिर्द ब्रैकेट है। तो बच्चों फर्स्ट डायग्राम पर ही हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट साइड हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी को पहले सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ए और बी डिसजॉइंट हैं, तो इनमें कोई शेड नहीं होगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ब्लैंक एम्प्टी सेट। अब बच्चों इसका जो रिजल्ट आया है इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो बच्चों जब एम्प्टी सेट को किसी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हों तो रिजल्ट एम्प्टी आता है, कोई चीज़ उसमें कॉमन नहीं होती। तो हम इसमें फाइनल जो आंसर है वो भी ब्लैंक होगा, नो शेड होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों ये सेट बी है और ये सेट सी, इन दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन है, तो हम इस तरह लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, इस तरह बच्चों इसको फिल कर लिया। अब B इंटरसेक्शन C का जो रिजल्ट आया इसका हमने कॉमन लेना है A के साथ, यानी कि इंटरसेक्शन लेना है। अब बच्चों इस पोर्शन का A के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, एम्प्टी सेट। अब ये बच्चों और ये आपस में डिसजॉइंट है, ये पोर्शन अलग है A का अलग है, तो आपस में कॉमन नहीं है, तो ये फाइनल रिजल्ट हम लिखेंगे यहाँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बच्चों शेडेड पार्ट था, लेकिन इसका रिजल्ट इसके साथ इंटरसेक्शन में एम्प्टी आया था, तो हम यहाँ एम्प्टी बॉक्स बनाएंगे। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने डायग्राम के पैटर्न को नहीं देखना, हमने फाइनल रिजल्ट को देखना है। तो फाइनल रिजल्ट दोनों में सेम है, तो बच्चों हमारी ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इस डायग्राम पर प्रूफ होगी, वेरीफाई होगी है। नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। डायग्राम नंबर 2 पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये ए का पोर्शन इसको शेड कर दिया और इस तरह ये बी के पोर्शन को भी शेड कर दिया। हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू दिस। अब बच्चों ए यूनियन बी का जो रिजल्ट है इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो बच्चों जो पहला रिजल्ट आया वो पहले लिखना होता है, तो वो पहले इस तरह उसको अलग पैटर्न पे लाइन ड्रा कर दी। अब यूनियन सी है तो सी को भी इसके साथ जोड़ना है, तो सी भी इसी पैटर्न पे अब लाइन ड्रा होगी जिस तरह अभी हमने ड्रा की है। तो फाइनल रिजल्ट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का 2 बॉक्स बनेंगे। एक बॉक्स में ये नेट शेप होगी जो ये ए के सर्कल में और बी के सर्कल में है, ये बच्चों नेट शेप। अब सी के पोर्शन में इस तरह स्ट्रेट लाइन है, तो हम इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी। अब राइट हैंड साइड बी यूनियन सी यहाँ पहले सॉल्व होगा, तो बच्चों पहले बी का पोर्शन हमने शेड करना है।
अब इसके साथ सी को अटैच करना है तो सी के अंदर ए भी शामिल है, तो वो भी इस तरह शेड होगा। लिखेंगे हम बी यूनियन सी इक्वल टू सिंगल बॉक्स में इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। अब बच्चों यहाँ है बी यूनियन सी के रिजल्ट का यूनियन लेना है ए के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ बच्चों यहाँ दो बॉक्स बनेंगे। अब बच्चों इधर देखो बी यूनियन सी का रिजल्ट हमने ए के साथ यूनियन लेना है, तो बच्चों जब हम लिखते हैं ए का सेट पहले लिखेंगे, फिर यूनियन इसका जो रिजल्ट आएगा उसको लिखना होता है। तो यूनियन में सारे दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो बच्चों पहले हम ए के लिखेंगे, ए में ये पोर्शन है तो इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे। अब बी यूनियन सी में ये तमाम पोर्शन शामिल था, तो इसको भी हम इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। तो बच्चों ये जो कंप्लीट दोनों तीनों सर्कल हैं वहाँ ये नेट शेप बन गई, एक जैसी शेप बन गई है। दो बॉक्सेस हैं लेकिन सब में एक जैसी शेप बनेगी, तो ये एक ही बॉक्स बन गया, यानी कि एक ही तरह की शेप। अब यहाँ देखें आप राइट साइड पे एक बॉक्स है नेट शेप बनी हुई है और लेफ्ट साइड पे दो बॉक्सेस हैं, एक में नेट शेप है एक में स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं हुई? नहीं, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि बच्चों आप डायग्राम देखो, वेन डायग्राम देखें तो दोनों डायग्राम में कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो फिल ना हो। ये अलग बात है कि पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन दोनों वेन डायग्राम मुकम्मल तौर पर फिल्ड हैं, शेडेड हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन डायग्राम नंबर 2 पर ही हमने रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए और बी में कोई चीज़ आपस में कॉमन नहीं है क्योंकि ये डिसजॉइंट है। ए तो इनमें कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में एम्प्टी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्ट का हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। ये बच्चों एम्प्टी सेट है, इसका जब इंटरसेक्शन इससे लेंगे कि इसमें कोई एलिमेंट हैं, तो अब बच्चों एम्प्टी का और किसी और सेट में जिसमें मेंबर हों तो क्या रिजल्ट आएगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्प्टी, नो शेडेड एम्प्टी सेट। अब यहाँ देखें बी इंटरसेक्शन सी पहले हमने सॉल्व करना, ये बी का पोर्शन ये सी का पोर्शन, तो इसमें ये चीज़ कॉमन है। हमने यहाँ लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू दिस। अब बच्चों बी इसका रिजल्ट बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट ए के साथ हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है, लेकिन है डिसजॉइंट क्योंकि इसका ये पोर्शन है और इसका ये पोर्शन है, तो आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। तो बच्चों इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन डायग्राम नंबर 3 पर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, तो ए यूनियन बी है। तो बच्चों ए के पोर्शन पे इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, ये तमाम पोर्शन एक है। अब बच्चों इसी तरह बी के पोर्शन को भी, जो बाकी बी का बच्चा उस पे भी इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ आएगा ए यूनियन बी इक्वल टू सिंगल बॉक्स में इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दे। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इसका जो रिजल्ट है इसका यूनियन लेना है इसके साथ। तो पहले हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं या ड्रा करते हैं। ये पहले वाला था, यानी कि ए यूनियन बी का रिजल्ट। अब उसका यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी का जो पोर्शन है वो भी शामिल हो जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों दो तरह के पैटर्न बन गए, तो एक पैटर्न में ये नेट शेप बन गई और दूसरे पैटर्न पे इस तरह स्ट्रेट लाइन बन गई।
तो बच्चों ये लेफ्ट साइड होगी। अब राइट साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी सॉल्व करना है। तो बच्चों ये बी है, इस पे स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब ये सी का पोर्शन, तो बी यूनियन सी इक्वल टू, अब बी यूनियन सी का जो रिजल्ट आया है इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो बच्चों पहले ए लिखा हुआ है तो ए को हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ए पे हमने लाइन ड्रा करनी है। इसे अलग पैटर्न पे हम करेंगे। ए पे बच्चों हमने इस तरह कर दी। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, 2 बॉक्स बनेंगे। अब बच्चों देखो ए को हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा के रिप्रेजेंट कर दी, यानी कि ए के एलिमेंट हमने लिख लिए। अब इसका यूनियन लेना है। जो बी यूनियन सी का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट इस तरह की लाइन थी। अब इस पे भी सेम इस तरह की हम लाइन लगा के इसको लिख लेते हैं। लिखने से मुराद बच्चों के इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब बच्चों देखो कुछ पोर्शन में यहाँ इस तरह स्ट्रेट लाइंस हैं और कुछ पोर्शन पे इस तरह नेट बना हुआ है। आप दोनों डायग्राम्स में देखें कि कोई पोर्शन खाली नहीं है, सारा पोर्शन शेडेड है। जिस तरह यहाँ शेडेड है इसी तरह यहाँ भी शेडेड है। तो इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों डायग्राम नंबर 3 पर इसको रिप्रेजेंट करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ये ए का पोर्शन, ये बी का पोर्शन, इसमें जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है। ये जिस तरह मैं पेन फेर हूँ ये वाला एरिया कॉमन है, तो इस पे हमने लाइन ड्रा कर देते हैं इस तरह। तो ये बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इस तरह है। अब बच्चों इसका जो रिजल्ट था ए इंटरसेक्शन बी का, इसको और सी का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इस पोर्शन का और ये जो सी का पोर्शन है इसमें जो चीज़ कॉमन है वो हमने रिप्रेजेंट करनी है। तो बच्चों सी का सिर्फ ये पोर्शन यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है ये कॉमन है इन दोनों में, तो हम इसको इस तरीके से लाइन रेड लाइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे, अब बच्चों फाइनल रिजल्ट में ये वाला पोर्शन शामिल था जिसमें नेट बना हुआ है, तो हम इधर नेट ड्रा कर देते हैं। तो बच्चों ये लेफ्ट साइड होगी। अब राइट साइड देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी देखना है। तो बच्चों बी और सी में जो कॉमन है वो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी और सी में कॉमन है। तो बच्चों इसको मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करके रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ भी इस तरह। अब बच्चों बी इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब बच्चों इसमें जो ए के साथ कॉमन एरिया है वो ये वाला है, ये वाला सिर्फ ये पोर्शन, छोटा सा पोर्शन। तो हम इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करके। तो बच्चों यहाँ नेट शेप बन गई। अब बच्चों यहाँ हम एक सिंगल बॉक्स बनाएंगे और उसमें इस तरह नेट शेप बना देंगे, क्योंकि फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो नेट शेप वाला है, तो हम इधर फाइनल रिजल्ट में नेट शेप बना दी। अब बच्चों आप डायग्राम में देखो कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये पोर्शन फाइनल रिजल्ट वाला था और राइट साइड पे भी यही पोर्शन फाइनल रिजल्ट वाला है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसको डायग्राम नंबर 4 पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम नंबर 4 पे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी में हम सबसे पहले ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को दोनों को मिला के लिखना है। तो बच्चों ए को और बी को इस तरह हम शेड कर देते हैं। अब इसका रिजल्ट ए यूनियन बी के रिजल्ट को हमने सी के साथ मिलाकर लिखना है क्योंकि यूनियन के साइन। तो बच्चों यहाँ पहले ए यूनियन बी का रिजल्ट हम लिख लेते हैं। अब बच्चों देखो ए यूनियन बी के रिजल्ट को मिला के लिखना है सी के साथ। तो बच्चों पहले जो ए यूनियन बी का रिजल्ट था वो ये वाला पोर्शन था, इसको लिख लेते हैं इस तरह नेट शेप बना के। अब जिस तरह यहाँ लाइंस ड्रा की हैं इसी तरह सी
पर भी इस तरह ड्रा कर देंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया, 2 बॉक्स आएंगे, एक में नेट शेप होगी और एक में इस तरह स्ट्रेट लाइंस होंगी। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, बी यूनियन सी, तो बी और सी को मिला के लिखना है। तो बी के पोर्शन पे इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा की और सी के पोर्शन में हम यहाँ लिखेंगे बी यूनियन सी इक्वल टू, सिंगल बॉक्स में इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी। अब बच्चों बी यूनियन सी का रिजल्ट, उसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो बच्चों पहले ए है तो ए पे हमने लाइन ड्रा की इस तरह। अब उसके बाद बी यूनियन सी का जो रिजल्ट था उस पर भी। अब देखो आप इस डायग्राम में भी 2 पैटर्न है, एक पैटर्न पे ये नेट बना हुआ है सी के पैटर्न पे और बी पर, और ए के कुछ पैटर्न पे इस तरह स्ट्रेट लाइंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, 2 बॉक्स बनेंगे। ए पर स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ स्ट्रेट लाइन पहले ड्रा कर लेते हैं। बी यूनियन सी पे नेट बना हुआ है तो हम इधर नेट बना लेते हैं। तो बच्चों इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब बच्चों है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, और डायग्राम नंबर 4 पे इसको रिप्रेजेंट करना है। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एरिया है वो बच्चों ये वाला पोर्शन है, तो हमने इसको इस तरह शेड कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इस तरह। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो बच्चों सी का और ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट में आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। तो हम लिखेंगे फाइनल रिजल्ट में एम्प्टी सेट, ब्लैंक बॉक्स बना देंगे। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। इसमें पहले बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करना। तो बच्चों बी और सी डिसजॉइंट है तो बी इंटरसेक्शन सी में एम्प्टी सेट होगा। अब बच्चों इसका जो रिजल्ट है उसको हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो बच्चों ये एम्प्टी है, एम्प्टी का जब ए के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो भी एम्प्टी होगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा एम्प्टी, ब्लैंक बॉक्स होगा। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि फाइनल रिजल्ट दोनों में एम्प्टी है तो इस तरह लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और पार्ट 2 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इन 2 प्रॉपर्टीज को हमने क्वेश्चन नंबर 1 की इन डायग्राम्स पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम नंबर 1 पर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम नंबर 1 को हमने 2 टाइम ड्रा किया, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक राइट हैंड साइड के लिए। तो पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी बच्चों यहाँ देखो बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है, ये पोर्शन कॉमन है तो हम इस पे इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू दिस। अब बच्चों बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट ए के साथ हमने यूनियन के थ्रू मैच करना है, मतलब मिलाकर लिखना है। तो बच्चों पहले लेफ्ट इसका ये वाला सेट लिखने होगा, फिर ये वाला लिखने होता है। तो बच्चों पहले हम इसको ड्रा करेंगे ए को, तो ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करके। ये बच्चों ए का पोर्शन। अब यूनियन का मतलब मिला के लिखना है, किसको, पहले वाले रिजल्ट को। तो पहले वाला रिजल्ट ये था तो इस पे इस तरह लाइन ड्रा कर दें। तो बच्चों यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन इस तरह आ गई और इस पोर्शन में इस तरह नेट शेप बन गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले बच्चों ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है।
ये ए है, ये बी है, तो ए और बी दोनों को हम इस तरह शेड कर देंगे, ए के तमाम पोर्शन को और बी के तमाम पोर्शन को। यहाँ हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू, इस तरह स्ट्रेट लाइन रहा। अब बच्चों ए यूनियन सी है, तो ए और सी को हमने मिला के लिखना है, लेकिन हम इसमें यहाँ डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे ताकि डिस्टिंक्शन हो। तो बच्चों इस तरीके से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, ए यूनियन सी, तो बच्चों सी का पोर्शन भी इस तरह शामिल होगा। अब बच्चों ए यूनियन सी में, ए और सी में देखें, ए में नेट बना हुआ है और सी में इस तरह स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ नेट भी बना, स्ट्रेट लाइन भी ब्लू कलर से ड्रा कर दी और रेड कलर से हमने ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं, ये इस तरह। अब बच्चों हमने देखना है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन वो चीज़ होगी जो वो वाला पार्ट होगा जो इक्वली रेड और ब्लू लाइन जहां आ रही है। यहाँ देखें बच्चों सिर्फ रेड लाइन है सी के इस पोर्शन में और बी के इस पोर्शन में सिर्फ ब्लू लाइंस हैं, लेकिन बी का और सी का ये जो पोर्शन है ये वाला, इसमें रेड और ब्लू दोनों लाइंस हैं और ये ए का जो पार्ट है इसमें कंप्लीट रेड और ब्लू लाइंस हैं। तो हमारा आंसर यही है, क्योंकि कॉमन दोनों में यही चीज़ आ रही है, तो हम यहाँ इस तरह नेट शेप बना लेंगे। सॉरी, यहाँ ब्लू लाइंस थी, स्ट्रेट लाइन ब्लू थी और ऊपर से नीचे इस तरह रेड वाली थी, तो ये इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। लेकिन अभी आप बच्चों कंफ्यूज हो गए कि ये पैटर्न तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाले में नेट भी बना है और स्ट्रेट लाइन भी, जबकि यहाँ तो सिर्फ नेट बना है, तो ये तो डिफरेंट पैटर्न है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल कैसे है। तो बच्चों आप डायग्राम में देखो, ये देखो ए का पोर्शन वो शेडेड है, ए का कंप्लीट पोर्शन शेडेड है और ये वाला बी और सी का जो कॉमन एरिया था वो शेडेड है। यहाँ देखो हमने जो सिलेक्ट किया था फाइनल रिजल्ट ये था, तो इसमें आप ये नेट बना हुआ है, तो नेट बच्चों देखो कहाँ बना हुआ है, यहाँ बच्चों ए के कंप्लीट पोर्शन में इस तरह नेट बना हुआ है जहाँ मैं ये पेन फेर रहा हूँ, और दूसरा बच्चों बी और सी के दरमियान ये जो पोर्शन है वहाँ नेट बना हुआ है। हमने फाइनल में यही लिखा था। तो बच्चों देखो इस राइट साइड का ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, लेफ्ट साइड का ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों शेडेड हैं, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और इसको अब हम डायग्राम नंबर 2 पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी हमने रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों बी और सी में ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो हम इसको ब्लू कलर से शेड कर देते हैं। अब बच्चों बी इंटरसेक्शन सी और ए का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो बच्चों अब हम इस पर डिफरेंट कलर अप्लाई करेंगे। तो पहले ए लिखा हुआ है तो ए को हम कलर करेंगे। अब ए यूनियन जो पहले का रिजल्ट आया था, पहले का रिजल्ट ये था, तो इसको भी इस तरह शेड कर दिया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो रेड और ब्लू दोनों लाइंस में, इस तरह बच्चों रेड लाइन में है और कुछ पोर्शन में इस तरह ब्लू लाइन शामिल है, यानी कि ये वाला पोर्शन शामिल है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन शामिल है। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, पहले ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी, ये ए और यूनियन बी, तो बी को मिला के लिखना है। तो बी के तमाम पोर्शन को हम ब्लू कलर से शेड करेंगे। यहाँ इस तरह ब्लू लाइंस लगा के ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों ए यूनियन सी, ए यूनियन सी को हम डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये ए का पोर्शन है
और ये वाला सीक है। ये भी सी का पोर्शन है। तो बच्चों ए यूनियन सी में हम इस तरह ब्लू लाइंस लगेंगी पहले, और जो अभी रेड लगाई है वो। अब बच्चों ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी जो हमने फाइंड किया था, ये ब्लू लाइन वाला ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी रेड लाइन वाला है। इन दोनों में जो कॉमन है हमने वो पोर्शन लिखना है। तो बच्चों कॉमन पोर्शन वो होगा जहां रेड और ब्लू दोनों लाइंस आ रही हैं। तो बच्चों हम फाइनल रिजल्ट में इस तरह ब्लू लाइंस भी लगाएंगे और इस तरह की रेड लाइन भी। इससे जाहिर होगा कि ब्लू लाइन स्ट्रेट वाला और रेड लाइन ऊपर से नीचे स्ट्रेट पोर्शन इसमें शामिल है। तो ये बच्चों इसका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ इसका ये वाला रिजल्ट फाइनल है, यानी कि ब्लू और रेड लाइन दोनों। बच्चों अब फाइनल रिजल्ट में दोनों के पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन आप अगर डायग्राम देखो तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये वाला है। मैं इसको इस तरह थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये शेडेड एरिया इसमें शामिल है। ये राइट हैंड साइड का और लेफ्ट साइड का देखें, ये वाला शेडेड एरिया और ये वाला। अब आप बताएं लेफ्ट साइड का जो मैंने अभी सर्कल लगाए हैं और राइट साइड में दोनों का शेडेड एरिया सेम है, तो इट्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये बच्चों प्रॉपर्टी है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी है और राइट ये है। अब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम नंबर 3 पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों बी और सी में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो इसको हम इस तरह स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से। तो यहाँ बच्चों बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अब बच्चों बी इंटरसेक्शन सी का हमने यूनियन लेना है ए के साथ। तो बच्चों पहले हम ए को पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए को इस तरह रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो भी शेड कर रहा हूँ ये तमाम ए का पार्ट है। अब जो पिछला रिजल्ट था बी इंटरसेक्शन सी का, वो ये ब्लू पार्ट था, उसको भी इस तरह कर दिया। अब बच्चों फाइनल हम इसका लिखेंगे। यहाँ देखें बच्चों सिर्फ रेड पोर्शन है और यहाँ रेड और ब्लू दोनों है। तो बच्चों रेड इस तरह और ब्लू में यहाँ इस तरह की भी लाइंस हैं। इट्स मीन के ये पोर्शन इसमें शामिल है, ए वाला कंप्लीट सर्कल, और बी और सी का ये पार्ट शामिल है। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड देखते हैं। पहले ए यूनियन बी को देखते हैं। ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब है कि मिला के लिखना। तो ए को और बी को दोनों को ब्लू कलर से शेड कर देते हैं। इस तरह बच्चों ए बी दोनों को शेड कर दिया। अब बच्चों ए यूनियन सी को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। ये ए हो गया, ये ए का तमाम पोर्शन और ये सी का पोर्शन। तो बच्चों इसमें ए और सी में, ए यूनियन सी में नेट शेप भी बन रही है और स्ट्रेट लाइन भी इस तरह आ रही है। तो पहले बच्चों यहाँ इधर स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं और यहाँ इस तरह ब्लू लाइंस भी। अब बच्चों जो फाइनल हमारा आंसर है, इनमें वो पार्ट है जिसमें रेड और ब्लू दोनों लाइंस आई हुई हैं। तो बच्चों आप देखो कि अच्छा बच्चों ये सी का पार्ट, ये भी पार्ट शामिल था, इसको मैंने नहीं किया। अब मैं कह रहा हूँ जब ए यूनियन सी किया तो इस तरह ए और सी के तमाम पार्ट को इस तरह रेड लाइन लगा दी। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन से मुराद
इन दोनों में कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया वो पार्ट है जहाँ दोनों तरफ रेड और ब्लू लाइंस हैं। तो बच्चों ए के तमाम पोर्शन पे, ये देखो बच्चों, ए का तमाम पोर्शन रेड और ब्लू लाइंस हैं, और ये जो पार्ट है इस पे भी ये ब्लू और ये इस तरह रेड लाइन शामिल हैं। तो हम यहाँ ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों हम ड्रा कर देते हैं। अब बच्चों देखो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, राइट साइड का मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये पोर्शन है, फाइनल पोर्शन ये वाला काउंट हुआ था जो कॉमन एरिया था। इन ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के दरमियान जो कॉमन था वो ये वाला रेड और ब्लू पार्ट ए का, और ये वाला पार्ट कॉमन था। अब बच्चों इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो, दोनों सेम शेडेड हुई हैं फाइनल में। यहाँ बच्चों ये वाला पोर्शन और इधर ये वाला पोर्शन, तो दोनों सेम शेडेड है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। इसको बच्चों डायग्राम नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम नंबर 4 पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले इसको सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो बच्चों बी और सी डिसजॉइंट है, तो इनमें कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब बच्चों देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि एक तरफ एम्प्टी सेट हो और दूसरी तरफ कुछ सेट के कुछ मेंबर हों, तो जब उसका यूनियन लेंगे तो उसी सेट को लिखने होगा जो जिसके कुछ मेंबर होंगे। तो हम ए को यहाँ शेड कर देंगे, इसमें बच्चों ए का ये कंप्लीट पोर्शन शामिल हो जाएगा। तो फाइनल में बच्चों ये एम्प्टी रहेगा और इसमें इस तरह ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों राइट हैंड साइड पे देखें ए यूनियन बी, ये ए और ये बी इन दोनों को मिला के लिखना है, तो इसको ब्लू लाइन से हम शेड करेंगे। अब बच्चों ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में बच्चों ए के पोर्शन को इस तरह हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे और सी को भी। यहाँ बच्चों ए यूनियन बी में हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी और ए यूनियन सी में हमने इस तरह रेड लाइन ड्रा की थी। अब बच्चों देखो यहाँ ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन कॉमन एरिया, कॉमन एरिया वो होता है जो शेडेड हो, दोनों एक तरह का शेडेड हो। कॉमन एरिया वो है जहाँ ब्लू और रेड लाइन आ रही है। देखो बच्चों ये ए का जो सर्कल है इसमें रेड लाइन भी शामिल है और ब्लू लाइन भी शामिल है, तो फाइनल रिजल्ट में हम इस तरह रेड लाइन भी शामिल कर रहे हैं, ब्लू लाइन भी शामिल कर रहे हैं और इस तरह रेड लाइन भी शामिल कर रहे हैं। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। आपने अगेन मैं बता रहा हूँ कि पैटर्न को नहीं देखना, फाइनल पैटर्न को नहीं देखना, बल्कि डायग्राम को देखना है। यहाँ देखें कि सिर्फ ए का पोर्शन शामिल था, ब्लू लाइन वाला रिप्रेजेंट हुआ। यहाँ बच्चों जो फाइनल आया था वो रेड और ब्लू दोनों था। रेड और ब्लू वाला कौन सा पोर्शन है, वो ए वाला ही था, ये वाला। तो इस तरह बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इससे पहले हम यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे थे, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। इसमें बच्चों यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी का तमाम पार्ट शामिल होगा और यूनियन है तो इसलिए सी का भी इसी तरह, बी यूनियन सी में बी और सी दोनों को मिला के लिख दिया। अब बच्चों इसमें बी यूनियन सी का जो रिजल्ट था उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए में और इसके रिजल्ट में जो कॉमन एरिया है वो हमने शेड करना है।
तो बच्चों इसका रिजल्ट तमाम ये ब्लू लाइन वाला है, तो इसमें जो कॉमन एरिया ए के साथ मिलता है वो ये वाला पार्ट है। तो हम रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया इस तरह। ये बच्चों रेड लाइन वाला ये वाला पोर्शन। हाँ बच्चों हम राइट हैंड साइड देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ये ए है, ये बी और ये सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी डिसजॉइंट है तो उनमें कोई कॉमन नहीं है, एम्प्टी आएगा, एम्प्टी है। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में बच्चों ये वाला पार्ट है तो हमने इसको शेड कर दिया इस तरह। अब बच्चों इसका जो रिजल्ट था और इसका उसका आपस में यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एम्प्टी है, उसका हमने यूनियन लेना है इसके साथ। तो यूनियन बच्चों एक तरफ एम्प्टी हो, खाली हो, और एक तरफ दो मेंबर में लिख रहा हूँ तो उसका हम यूनियन लेंगे तो वही पार्ट आएगा जिसके मेंबर होंगे। तो इसमें यही पार्ट आएगा जिसको हमने पहले शेड किया हुआ है। तो बच्चों इसके वही पार्ट होगा जिसको पहले शेड किया हुआ है। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी था, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जिसमें ये स्ट्रेट लाइन थी एम्प्टी, और इसमें यूनियन लें तो यही पार्ट आएगा। तो बच्चों इसको हमने इस तरह शेड कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया इस तरह ब्लू लाइंस और रेड लाइन वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला पोर्शन और राइट हैंड साइड वाला ये पोर्शन दोनों सेम है, तो इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है और इसको हमने आप डायग्राम नंबर 2 पे रिप्रेजेंट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बच्चों बी का तमाम पार्ट इसको हमने शेड करना है, और बच्चों ये सी का पार्ट है जो कि जिसके अंदर ए भी शामिल है। तो सी के तमाम पार्ट को हमने इस तरह शेड कर दिया। अब बच्चों बी यूनियन सी का जो रिजल्ट है उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी का, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये कॉमन है इस तमाम में जो तक हमने शेड किया है इसका, और ए में कॉमन कौन सा एरिया है, ए वाला ही कॉमन है। तो इसको हम इस तरह रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाला। तो बच्चों इसको हम इधर फाइनल में इस तरह स्ट्रेट लाइन ब्लू की और रेड की इस तरह वर्टिकल लाइन लगा, ये फाइनल है लेफ्ट हैंड साइड का। अब बच्चों राइट हैंड साइड इसमें ए इंटरसेक्शन बी है। अब बच्चों ये वाला बी का था, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए और बी में कोई चीज़ आपस में कॉमन नहीं है, ए का पोर्शन यहाँ तक है और बी का ये आपस में डिसजॉइंट है। तो बच्चों ये एम्प्टी सेट होगा। अब ये एम्प्टी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन एरिया है वो ए वाला है, तो इसको हम शेड कर देते हैं। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन सी का जो रिजल्ट आया था उसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इसका यूनियन लेना है इसके साथ, यानी कि इस एम्प्टी का यूनियन लेना है इसके साथ। तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स मिला के लिख दिए जाते हैं। तो ये वाला सिर्फ पोर्शन शामिल होगा क्योंकि बाकी एक एम्प्टी हो और एक में मेंबर्स हों, तो मेंबर्स जिसके हों वो लिखा जाता है यूनियन में। तो हम इसको फाइनल रिजल्ट में लिखेंगे इस तरह। तो बच्चों देखो राइट हैंड साइड की डायग्राम में ये वाला पोर्शन और लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम में ये वाला पोर्शन जो कि फाइनल रिजल्ट काउंट किया था हमने, तो दोनों सेम है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। बच्चों इसको अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम नंबर 3 पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं बी यूनियन सी। तो बच्चों बी यूनियन सी का मतलब बी और सी का तमाम पार्ट शामिल होगा। इस तरह बी और सी को हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ब्लू कलर से। अब बच्चों बी यूनियन सी का जो रिजल्ट है उसका हमने कॉमन लेना है ए के साथ। तो बच्चों जो कॉमन एरिया ए का और बी यूनियन सी का है, ए का बच्चों यहाँ तक है, ये एरिया ए का है, और बी यूनियन सी का ये रिजल्ट था ब्लू लाइन वाला। अब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, तो हम उसको रेड लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ हम ब्लू लाइन भी लगा देते हैं और रेड लाइन भी। इस पैटर्न का मतलब है कि इस तरह का पैटर्न पे जो एरिया है वो शामिल है। तो इस रेड और ब्लू लाइन वाला पैटर्न सिर्फ ये वाला है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला, ये एरिया, इस रिलेशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो ये एरिया शामिल है। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान जो कॉमन एरिया है वो ये है, जिसको हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के दरमियान जो कॉमन एरिया है वो बच्चों ये वाला होगा, इसको हम रेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बच्चों रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ए इंटरसेक्शन सी वो हो गया। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका जो रिजल्ट था इसका हमने यूनियन लेना है इसके रिजल्ट के साथ। तो बच्चों यूनियन में हमने दोनों चीज़ों को शामिल करना होता है। तो बच्चों ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों शामिल होगा, तो हम इसको ब्लू लाइन भी लगा देते हैं और रेड लाइन भी। तो कुछ पोर्शन पे इस तरह सिर्फ रेड लाइन है और कुछ पोर्शन पे इस तरह सिर्फ ब्लू लाइंस हैं, और ब्लू लाइंस को इस तरह, कुछ पोर्शन पे सिर्फ इस तरह ब्लू लाइंस हैं और कुछ पोर्शन पे इस तरह ब्लू और रेड दोनों शामिल हैं। बच्चों ये पैटर्न सिर्फ ये बताता है, दोनों पैटर्न का आपस में लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ये जो हमने लाइंस का पैटर्न ड्रा किया है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ लाइंस वाला पैटर्न मैच होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस पैटर्न के अंदर जो एरिया शामिल है वो काउंट होगा। तो बच्चों इस पैटर्न में जो एरिया शामिल है वो ये वाला है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। और बच्चों लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो देखो बच्चों लेफ्ट साइड पे जो एरिया है और राइट साइड पे एरिया दोनों सेम एरियाज हैं। तो इस तरह बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन 4 पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम नंबर 4 पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के पहले हम ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी को मिला के लिखना है और बी और सी को तमाम पार्ट को शेड कर देना है। तो बी यूनियन सी होगा इस तरह। अब बच्चों ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के रिजल्ट के साथ। तो बच्चों ए में और इसके रिजल्ट में जो कॉमन एरिया है, तो बच्चों वो कॉमन एरिया ये वाला है, जिसमें सिर्फ ब्लू लाइन, ए के एरिया में जो ब्लू लाइंस हैं वो कॉमन एरिया है बी यूनियन सी के रिजल्ट में। तो बच्चों इसको हम इधर रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों फाइनल जो रिजल्ट है उसमें ये रेड लाइन वाला पोर्शन और ब्लू लाइन वाला पोर्शन दोनों शामिल हैं। ये वाला पोर्शन कहाँ है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड का रिलेशन इस पोर्शन पे रिप्रेजेंट हो रहा है।
अब बच्चों राइट हैंड साइड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में ये एरिया कॉमन है तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी होगा क्योंकि ए और सी में डिसजॉइंट सेट है तो इसमें कोई पोर्शन कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसके रिजल्ट को इसके साथ यूनियन करना है, मिला के लिखना है। तो जब बच्चों मिला के लिखेंगे, मिला के लिखने का मतलब होता है कि दोनों को शामिल करना है। तो बच्चों एम्प्टी सेट प्लस वो सेट जिसके कुछ मेंबर हों तो आखिर में रिजल्ट वही आता है जिसके मेंबर होते हैं। तो बच्चों ये वाला रिजल्ट, ये वाला शामिल होगा, ये वाला पोर्शन शामिल होगा जिसको मैं रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ रेड लाइन वाला पोर्शन और ब्लू लाइन वाला और रेड लाइन दोनों वाला पोर्शन शामिल हो गया। तो बच्चों इसमें ये वाला पोर्शन, राइट हैंड साइड का ये पोर्शन और लेफ्ट हैंड साइड का ये पोर्शन शामिल है। तो इस तरह बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो बच्चों ये दो रिलेशन लिखे हुए हैं और ये सेट दिए हुए हैं, पी क्यू आर सेट दिए हुए हैं। तो बच्चों इन सेट्स की मदद से पहले हमने डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है, फिर उस वेन डायग्राम पर इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है, प्रूफ करना है। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन p इक्वल टू दिस, q इक्वल टू दिस, r इक्वल टू दिस, देन प्रूफ रिलेशन। ये वाला रिलेशन बच्चों दिया हुआ है। अब बच्चों इन सेट्स को देके हमने वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप देखें कि इन सेट में कोई चीज़ कॉमन है। सेट P में देखो 0 1 2 3, Q में है 2 3 4 5 6। तो बच्चों इसका 2 3 और इसका 2 3 कॉमन है, इट्स मीन P और Q ओवरलैपिंग सेट होंगे। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 5 6 7 8 9 और यहाँ 5 6 कॉमन है, यहाँ 5 6, इट्स मीन P और Q ओवरलैप हो रहे हैं और इधर Q और R ओवरलैप हो रहे हैं। इसकी डायग्राम बच्चों इस तरह बनेगी। हमने दो डायग्राम बनानी है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इस रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड के लिए और इसकी राइट हैंड साइड के लिए। तो बच्चों ये सर्कल सेट P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और Q के दो एलिमेंट कॉमन थे 2 3 और P का भी 2 3 कॉमन था। तो ये हम P और Q को ओवरलैप कर रहे हैं। अब बच्चों सेट Q के 5 6 और R का 5 6 कॉमन है तो Q और R ओवरलैप करेंगे। तो बच्चों इस तरह वेन डायग्राम बन गई ये यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों सेम डायग्राम यहाँ ड्रा करेंगे, ये P, ये Q और ये R, P Q R। तो बच्चों अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट वाले को देखना है, P यूनियन Q। P यूनियन Q का मतलब है P और Q का तमाम पार्ट शामिल होगा, यूनियन में मिला के लिखते हैं। तो बच्चों लिखेंगे P यूनियन Q इक्वल टू ये ब्लू लाइन वाला पार्ट। अब बच्चों P यूनियन Q के रिजल्ट का यूनियन लेना है R के साथ। तो बच्चों ये R है तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पहले P यूनियन Q को और फिर R को मिला के लिख देंगे। तो बच्चों इसमें फाइनल रिजल्ट में ये पोर्शन शामिल है जो कि मैं अभी जिस पे लाइंस लगा रहा हूं। तो बच्चों यहां हम लिखेंगे P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू दो पोर्शन होंगे, एक में बच्चों नेट बनेगा और दूसरे में सिर्फ सीधी लाइन ड्रा होंगी। बच्चों इस पैटर्न का मतलब है कि इस पैटर्न पे जो जो एरिया शामिल है वो इस रिलेशन का रिजल्ट होगा। तो बच्चों
अब इस पैटर्न पे ये तमाम एरिया शामिल है, लेफ्ट हैंड साइड का ये। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, Q यूनियन R। Q यूनियन R का मतलब है Q और R का तमाम पोर्शन। यहाँ हम लिखेंगे Q यूनियन R इक्वल टू ब्लू लाइन वाला तमाम पोर्शन। अब बच्चों Q यूनियन R का हमने यूनियन लेना है P के साथ। तो बच्चों Q यूनियन R का हमने यूनियन लेना है P के साथ। तो पहले बच्चों P को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह रेड लाइन से, और इसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो भी इसमें शामिल होगा। तो उसको भी इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करके रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू, इसमें बच्चों ये ब्लू पोर्शन भी शामिल है और इस तरह वाला रेड पोर्शन भी शामिल है। अब बच्चों इस पैटर्न पे जो जो एरिया है वो राइट हैंड साइड का है। तो इस पैटर्न पे जो एरिया है वो ये PQR कंप्लीट है। इसी तरह इस पैटर्न पे जो एरिया है वो ये कंप्लीट एरिया आ रहा है PQR का। तो इस तरह बच्चों प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इस पैटर्न को नहीं देखना होता, बल्कि इस पैटर्न में जो एरिया शेड हुआ होता है उसको देखना होता है। तो बच्चों दोनों में कंप्लीट एरिया शेडेड है, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वही क्वेश्चन है लेकिन रिलेशन चेंज है। अब इसमें रिलेशन चेंज है लेकिन बाकी डायग्राम वही बनेगी, क्योंकि सेट वही है, PQR सेट वही है, रिलेशन चेंज है तो डायग्राम वही बनेगी। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं P इंटरसेक्शन Q। P और Q में जो कॉमन है वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ये ब्लू कलर वाला P इंटरसेक्शन Q है। अब P इंटरसेक्शन Q का जो रिजल्ट है इसका इंटरसेक्शन लेना है R के साथ। तो बच्चों देखो यहाँ इस पोर्शन में और R वाला पोर्शन आपस में डिसजॉइंट है, कोई कॉमन नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट एम्प्टी सेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों एम्प्टी सेट है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, इसका ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। Q इंटरसेक्शन R, तो Q इंटरसेक्शन R ये वाला पोर्शन है, इसको हमने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों Q इंटरसेक्शन R का जो रिजल्ट है इसका इंटरसेक्शन P के साथ लेना है। तो बच्चों ये P का पोर्शन यहाँ तक है, इसका हमने इस पोर्शन से इंटरसेक्शन लेना है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, तो फाइनल रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। दोनों तरफ बच्चों एम्प्टी सेट है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, व्हेन P इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू दिस, R इक्वल टू दिस, देन प्रूव। वही रिलेशन है A वाला और B वाला बच्चों। अब बच्चों इसमें वेन डायग्राम डिफरेंट बनेगी क्योंकि इसमें सेट डिफरेंट दिए हुए हैं। इसको चेक करना है कि ये सब सेट है, ओवरलैप हो रहा है या डिसजॉइंट है। तो पहले ये देखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम बनेगी। तो बच्चों देखो MNOPQ और यहाँ देखो RSTU, P और Q में आपस में कोई मेंबर कॉमन नहीं है, तो P और Q डिसजॉइंट होंगे। अब बच्चों यहाँ देखो TUVW और यहाँ आप देखो TU, इसका TU और इसका TU कॉमन है, तो बच्चों Q और R ओवरलैप होंगे, तो इसकी डायग्राम बनेगी। बच्चों पहले हमने रेक्टेंगल ड्रा करना है, P और Q डिसजॉइंट थे, तो बच्चों ये सेट P को ये सेट Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों डिसजॉइंट हैं। अब Q और R में कॉमन आ रहे हैं दो एलिमेंट, तो इसको हम ओवरलैप कर देंगे इस तरह। ये बच्चों यूनिट। इसी तरह बच्चों यहाँ भी डायग्राम बनेगी। P सेपरेट होगा, Q और R ओवरलैप करेंगे, ये Q R और ये P। अब बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड P यूनियन Q, ये बच्चों P का तमाम पोर्शन शामिल होगा और Q का तमाम पोर्शन शामिल होगा। जो ब्लू कलर में मैंने शेड किया है वो वाला।
तो P यूनियन Q का जो रिजल्ट है इसका यूनियन लेना है R के साथ। तो बच्चों R का पोर्शन भी शामिल होगा, लेकिन ये वाला और ये वाला मिला के लिखना होता है, तो पहले इसको हम इस तरह शेड कर देते हैं, इसी तरह इसको और R वाले को भी। तो बच्चों हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें होगा P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू, दो पैटर्न बन रहे हैं, एक में नेट बना हुआ है, एक में सिर्फ रेड लाइंस हैं। तो बच्चों हम इसको इस तरह ड्रा कर देते हैं। ये बच्चों ये इस तरह का पैटर्न बताता है कि इस तरह के शेडेड पार्ट इस डायग्राम का शामिल है। तो इस तरह का शेडेड पार्ट PQR का कंप्लीट एरिया शामिल है। तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड में Q यूनियन R, Q यूनियन R यूनियन में मिला के लिख दिए जाते हैं, तो हम लिखेंगे Q यूनियन R में ये ब्लू कलर वाला शामिल होगा। अब बच्चों इसका हमने यूनियन लेना है P के साथ। तो पहले P को हमने शेड किया और इसके बाद जो पहले रिजल्ट आया था उसको भी शेड कर दिया। तो बच्चों इसका फाइनल रिजल्ट है P यूनियन Q यूनियन R, ब्लू पोर्शन वाला भी और रेड लाइन वाला भी। तो बच्चों इस तरह देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 और बी रिलेशनशिप को हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों वेन डायग्राम वही पहले जो अभी बनाई थी वही बनेगी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करते हैं P इंटरसेक्शन Q। तो बच्चों P और Q में कोई कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। तो बच्चों P इंटरसेक्शन Q एम्प्टी सेट होगा। अब बच्चों P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, यानी कि इसका जो एम्प्टी आया उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है R के साथ। तो बच्चों एम्प्टी का किसी भी सेट से अगर आपने इंटरसेक्शन लेना हो तो फाइनल रिजल्ट एम्प्टी होता है। तो बच्चों यहाँ एम्प्टी हमने बना दिया। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे देखो Q इंटरसेक्शन R, Q इंटरसेक्शन R में ये पोर्शन है, तो इसको हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया। अब Q इंटरसेक्शन R का जो रिजल्ट है इसका इंटरसेक्शन लेना है P के साथ। डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट में कॉमन नहीं होते तो एम्प्टी आएगा। तो बच्चों ये भी इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो एम्प्टी है। तो इस तरीके से बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एम्प्टी, राइट हैंड साइड पे भी एम्प्टी, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z इक्वल टू X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन Z यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। तो बच्चों ये सेट दिए हुए हैं, इनकी मदद से हमने वेन डायग्राम बनानी है और इस रिलेशनशिप को प्रूफ करना है उस वेन डायग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों ये तीन सेट दिए हुए हैं, इनकी मदद से हमने डायग्राम बनानी है। सेट X में है -1 -2 -3, सेट Y में है 0 1 2 3, सेट Z में है 0 पॉजिटिव -1 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव -3। तो बच्चों देखें इन सेट्स की मदद से हमें मालूम होगा कि वेन डायग्राम किस तरह बनेगी। तो बच्चों देखो Z के अंदर, सेट Z के अंदर Y भी शामिल है 0 1 2 3 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 3, यानी कि Z के अंदर Y शामिल है और Y सबसेट है Z का। इसी तरह बच्चों यहाँ देखो आप -1 -2 -3 Z के अंदर शामिल है, -1 -2 -3। तो बच्चों ये सबसेट की फॉर्म में वेन डायग्राम बनेगी। बच्चों सेट X और Y का आपस में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है। अब बच्चों सबसे पहले हम Z ड्रॉ करेंगे, ये Z का सेट हो गया। अब इसके अंदर X और Y डिसजॉइंट होंगे, ये X का
और ये y का पोर्शन है। तो बच्चों सेम डायग्राम यहाँ बनेगी, ये z का सेट और ये x का सेट रिप्रेजेंट हो रहा है और ये y का, z x y। अब बच्चों इसमें हम फिलिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, y इंटरसेक्शन z। y और z में कॉमन क्या है? तो z के अंदर ही ये y वाला पोर्शन है, तो ये y वाला पोर्शन कॉमन है। तो बच्चों इसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह। अब बच्चों x यूनियन y इंटरसेक्शन z, x यूनियन y इंटरसेक्शन z, यानी कि जो पहले रिजल्ट आया था वो और x का आपस में यूनियन लेना है। तो बच्चों x को पहले हम ड्रा करते हैं लाइन, रेड लाइन से, और उसके बाद जो पहला रिजल्ट था उसको भी हम इस तरह रेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों फाइनल जो है उसमें दो तरह के पैटर्न बन रहे हैं, ये रेड कलर वाला और ब्लू कलर वाला हाफ है, तो हम इस तरह ब्लू कलर को भी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इस तरह का पैटर्न पे जो एरिया है वो इस रिलेशन को की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो इस पैटर्न पे कौन सा एरिया शामिल है? x वाला और y वाला। अब बच्चों राइट हैंड साइड देखते हैं, x यूनियन y। x यूनियन y का मतलब x और y दोनों को आपने शामिल कर लेना है, मिला के लिख लेना है। x यूनियन y में इस तरह बच्चों ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों x यूनियन z, x यूनियन z का मतलब है कि आपने x और z दोनों को मिला के लिखना है। तो बच्चों पहले z के अंदर ही ये x आ रहा है और z के अंदर ही y भी आ रहा है, तो z का तमाम पोर्शन ये रेड कलर से रिप्रेजेंट होगा। देखो तो x यूनियन z है ना, तो x को भी हमने कर दिया, यूनियन z है तो z का भी शामिल होंगे। तो z का ये बाहर वाला कंप्लीट एरिया और z का जो ये एरिया है जिसके अंदर y है, जो कि y है, वो भी तो शामिल होगा क्योंकि वो भी z का ही पार्ट है। तो इस तरह कंप्लीट ये, तो बच्चों इसका पैटर्न इस तरह बनेगा, ये रेड लाइन सब पे होंगी और कुछ पोर्शन पे इस तरह बच्चों ब्लू लाइन भी शामिल है। अब बच्चों आप फाइनल देखें, x यूनियन y और x यूनियन z का इंटरसेक्शन, यानी कि इसके रिजल्ट का और इसके रिजल्ट का इंटरसेक्शन। तो बच्चों इंटरसेक्शन होता है कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, तो बच्चों इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो रेड और ब्लू दोनों जहाँ आ रही हैं वो कॉमन है। तो बच्चों ये वाला पार्ट रेड ब्लू वाला है और ये भी रेड और ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज़ कॉमन है। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, ये रेड वाला पोर्शन और ये ब्लू वाला और ये आप रेड वाला। तो बच्चों इस पैटर्न पे जो एरिया है वो इस रिलेशन का की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो बच्चों फाइनल एरिया ये वाला है, ये x का पार्ट और ये y का पार्ट। बच्चों राइट साइड पे ये, इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी यही पार्ट है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 7, वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। x इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स, y इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी, z इक्वल टू सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड अलजेब्रा। तो बच्चों ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट गिवन है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर इन सेट्स की मदद से हमने वेन डायग्राम बनानी है और इस रिलेशन को उस वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स, लेटर ऑफ वावल्स। तो बच्चों ए ई आई सेट x हो गया, सेट y सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एनर्जी, यहाँ बच्चों ब्रैकेट नहीं आती। तो बच्चों एनर्जी में ERGY होता है, तो E डबल आ रहा है तो हमने एक बार लिख लिया है क्योंकि सेट की डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट होने चाहिए नंबर, तो हमने एक बार लिखा ENRGY एनर्जी, यानी कि सेट y हो गया। अब सेट z देखें, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अलजेब्रा, तो इसमें भी A 2 बार आ रहा है जिसको हमने एक बार लिख लिया।
बाकी वही लेटर्स हैं ALGEBR। अब बच्चों इन तीनों सेट्स को आप देखें कॉमन क्या क्या आ रहा है। X और Y में E कॉमन आ रहा है, तो बच्चों ये आपस में ओवरलैप करेंगे। आप Z को देखें, Z में A है जो कि X में भी A है, तो X और Z भी आपस में ओवरलैप करेगा। और इधर Y में E है और G भी है, और इसी तरह Z में E भी है और G भी है। तो बच्चों ये तीनों सेट एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। बच्चों चूंकि ये तीनों सेट एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। पहले हम सेट X को ड्रा करते हैं। X और Y आपस में ओवरलैप हो रहे थे, कॉमन थे इन दोनों के। अब बच्चों Z में जो है वो भी कॉमन आ रहा था, X में भी और Y में भी। तो बच्चों Z को X में भी ड्रा किया, Y में भी, ये X ये Y और Z। तो X और Y आपस में ओवरलैप कर रहे थे। इसी तरह Z के जो एलिमेंट थे वो X में भी थे और Y में भी थे, इसलिए इस तरह ओवरलैप हो गए। तो तीनों एक दूसरे के ओवरलैप हैं। तो सेम डायग्राम बच्चों यहाँ राइट साइड पे भी ड्रा करेंगे, X Y और ये Z। अब बच्चों हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Y यूनियन Z को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों Y यूनियन Z का मतलब Y और Z दोनों के सेट को मिला के लिखना है। तो दोनों का एरिया हम शेड कर देंगे। यहाँ भी हमने इस तरह ड्रा कर दी लाइंस। अब बच्चों जो रिजल्ट आया Y यूनियन Z का, उसका इंटरसेक्शन लेना है X के साथ। तो बच्चों ये X का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, जो कि इनके साथ शेयर हो रहा है। तो बच्चों ये कॉमन है, तो इसको हम रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ इस तरह रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों लगेंगी। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। X इंटरसेक्शन Y, ये बच्चों X है, ये Y है। X इंटरसेक्शन Y में ये वाला पोर्शन कॉमन है, तो इसको हमने शेड कर लिया। अब बच्चों X इंटरसेक्शन Z, ये X है बच्चों, X इंटरसेक्शन Z, X और Z में जो कॉमन है उसको हम रेड कलर से शो करते हैं। तो इस तरह रेड कलर से शो कर दिया। अब बच्चों यहाँ भी हम इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ये X इंटरसेक्शन Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चों X इंटरसेक्शन Y का जो रिजल्ट आया था वो, और X इंटरसेक्शन Z का, इन दोनों का हमने यूनियन लिखना है। यूनियन का मतलब इनको मिला के लिखना है। मिला के लिखना है तो बच्चों इसमें ये तमाम पोर्शन शामिल होगा, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी। तो बच्चों इस तरह हम पहले रेड लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं और फिर कुछ पे ब्लू लाइंस भी हैं, तो हम कुछ पार्ट को हम इस तरह ब्लू कर लेते हैं। तो बच्चों आप देखो, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड का एरिया, राइट साइड पे ये एरिया अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेफ्ट साइड पे ये वाला एरिया अपने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों दोनों सेम है, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।